तो राजनीति के अखाड़े में हारी हुई बाजी जीतने की पुरजोर कोशिश की जाती है और लगता है कि जो हार जाएंगे वो जीत जाते हैं। जिसकी जीतने की संभावना बनती दिखती है वो धड़ाम से पटखनी खा जाते हैं। हार जीत है सियासत के शतरंज की बिसात पे तब तक हार नहीं मानी जाती जब तक मोहरे से लेकर राजा में जान होती है। जीतने की संभावना तब तक बनी रहती है। और यूपी में 5 दिसंबर को होने वाले एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत हार का गणित कुछ ऐसा ही है। मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, लेकिन इस सीट से समाजवादी पार्टी को बेदखल करने के लिए बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की है। अब जनता पे डिपेंड करता है कि वो किसे जिताती है और किसे इस संग्राम में पीछे धकेलती है। तो रामपुर सदर और खतौली में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने खूब रणनीति बनाई है और उस पर अमल भी किया है। रामपुर की लड़ाई में यह तय हो जाएगा कि आजम का सियासी भविष्य आने वाले दिनों में कैसा होने वाला है और खतौली तय करेगा कि क्या बीजेपी अपनी सीट पर कब्जा बरकरार रख पाती है या फिर जयंत की आरएलडी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाब होती है। कुल मिला के कह सकते हैं कि उपचुनाव के संग्राम का आखिरी वक्त आ चुका है जो साबित करेगा कि किसकी राजनीति में कितना दम है। और इसी पे हम बात करेंगे। हमारे अलग अलग संवाददाता जो हैं वो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट पे क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, वो आपको बताएंगे। किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है और चुनाव प्रचार के दौरान सबसे ज्यादा गूंजने वाला मुद्दा कौन सा है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो उपचुनाव का संग्राम जो है वो अब लगभग अंतिम पड़ाव में है और अब मतदान की बारी है। नतीजे तय करेंगे कि जनता किसके साथ गई, किसके खिलाफ गई। 5 तारीख को मतदान होगा और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। 8 तारीख को आने वाले नतीजे बहुत कुछ तय करेंगे, क्योंकि सबसे दिलचस्प अगर इस पूरे उपचुनाव में देखें तो मैनपुरी की सीट है, जहां समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है, मुलायम सिंह यादव का जो गढ़ है, वहां पे उनकी बहू डिंपल यादव चुनावी मैदान में हैं और दूसरी तरफ उनके सामने रघुराज शाके हैं जो चुनौती दे रहे हैं। लेकिन अब चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव भी एक साथ हैं। एक मंच पे हमने उन्हें कई दफा देखा, जो बीजेपी की बेचैनी को बढ़ा रहा है। तो चुनाव में कई तरह के जो यहां पे मुद्दे हैं वो गरमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नदीम सिद्दीकी हमारे साथ, हमारे संवाददाता मैनपुरी से अब से कुछ देर में हमारे साथ होंगे। रामपुर से फहीम होंगे और सचिन होंगे। खतौली का क्या समीकरण है उस पर बात करने के लिए। तो ये थोड़ा सा मोटा मोटी आपको बताते हैं कि क्या समीकरण यहाँ के हैं। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो ठाकुर जो है वो यहाँ पे 2 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। इसके अलावा दलितों की अगर बात करें तो 1,52,427 मतदाता हैं। जातीय समीकरण आपको बता रहे हैं। ब्राह्मणों की अगर बात करें तो 1,22,427 मतदाता है और लोधी समुदाय के 1,06,325 यहां पे वोटर्स हैं। और अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो 67,221। ये मैनपुरी का जातीय समीकरण है। तो रामपुर का जातीय समीकरण जो है उसमें हम आपको बताएं वैश्य जो है वो 35,000 हैं। इसके अलावा जो लोधी राजपूत हैं वो 32,000 मतदाता हैं और इसी तरह से सैनी मौर्य 18,000 मतदाता। अलग अलग सीटों के अलग अलग समीकरण हैं। जाटव समुदाय के लोग जो हैं वो 12,000 मतदाता हैं यहाँ पे और यादव मतदाताओं की संख्या 15,000 है। ये रामपुर का जातीय समीकरण है। अब बात करते हैं, यानी कुल वोटर्स जो हैं वो इतने हैं। मुस्लिम 95,000 हैं खतौली विधानसभा की अगर बात करें तो, और दलित मतदाता यहां पे 57,000 हैं। हर सीट का जातीय समीकरण हम आपको दिखा रहे हैं। अगर सैनी समाज की बात करें तो 24,000 मतदाता हैं यहां पे। खतौली विधानसभा की बात कर रहे हैं। और गुर्जर समाज के 24,000 मतदाता यहां अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। जाट 20,000। तो जातीय समीकरण, चूंकि यूपी के चुनाव में क्या कहीं भी जब चुनाव हो तो जातीय समीकरण एक अहम फैक्टर होता है किसी भी चुनाव को जीतने, हारने और उसे प्रभावित करने के लिए। लिहाजा रामपुर, मैनपुरी और खतौली का क्या समीकरण है जातीय, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार दिखा रहे हैं। और आगे जमीनी हकीकत और जमीनी मुद्दों की बात भी करेंगे कि सबसे ज्यादा गूंज किन मुद्दों की रही, चुनाव किसके इर्द गिर्द रहा। तो अगर मैनपुरी की बात करें तो यहां पे चूंकि चाहे मैनपुरी हो, रामपुर हो या फिर खतौली हो,
हर सीट पे दिग्गज चुनावी मैदान में हमें दिखाई दिए। हमारे साथ नदीम सिद्दीकी हैं जो कि संवाददाता है मैनपुरी से, और सचिन जौहरी हैं खतौली से हमारे संवाददाता, फहीम खान रामपुर से हैं सबसे, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मोहम्मद आमीन भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चूंकि मैनपुरी सबसे दिलचस्प सीट है और यहां पे मुकाबला भी काफी रोचक देखा जा रहा है, नदीम, मैनपुरी की अगर बात करें तो चुनावी शोर में वो कौन सा मुद्दा रहा जिसकी गूंज सबसे ज्यादा सुनाई दी? देखिए, अगर मैनपुरी चुनाव की बात करें तो बनाया ये समाजवादी मुद्दा जनता की वजह से किया है। वो ये मुद्दा है, उन्होंने कहा है कि ये चुनाव ना समाजवादी पार्टी का है, ना किसी प्रत्याशी का है, ना ये आम जनता का है। ये चुनाव मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि के रूप में है, और ये मुलायम सिंह का जो चुनाव जो ना होने के बाद में पहली बार चुनाव हो रहा है, बाई इलेक्शन हो रहा है, तो ये मुलायम सिंह की सच्ची श्रद्धांजलि देने का चुनाव हो रहा है। तो ये सच्ची श्रद्धांजलि देने के रूप में इसको भारी बहुमत से विजय बनाए समाजवादी पार्टी कहना है। तो वहीं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी अपनी चुनाव जीतने के लिए। प्रदेश सरकार के, केंद्र सरकार के कई मिनिस्टर कई दिनों से जमे हुए जगह डाले हुए यहाँ पर, और अभी भी कई बड़ी तादाद में लोग यहाँ समाजवादी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही लोग यहाँ जमे हुए हैं, लोगों को मना रहे हैं, लोगों को कन्वेंस कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। लेकिन अगर मुद्दे की बात की जाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, मैनपुरी में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगार जो है मैनपुरी में कोई उद्योग नहीं है, कोई कारोबार नहीं है जिससे कि यहाँ की युवा जाते हैं नौकरी करने की दिल्ली, बिहार, गुजरात, बंगाल, कलकत्ता, बम्बई। तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर जो माना है तो वो मुद्दा है बेरोजगारी का। विकास कराना केवल सड़कों का जाल बिछाने से मतलब नहीं निकलता है। विकास कराना जब अपनी मायने में लोग जब मानते हैं कि यहाँ पर उद्योग होता, उद्योग स्थापित से लोगों को रोजगार मिलता, लोगों का जीवन यापन करता, उसके बाद में तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर आम की बात करें, आम पुत्रों की बात करें, तो पुत्रों का कहना है कि सबसे बड़ा मुद्दा है ठीक है। रामपुर से फहीम है हमारे साथ। फहीम, रामपुर भी बेहद दिलचस्प मुकाबला यहाँ पे भी देखा जा रहा है, और आजम खान जो अब जेल से बाहर है लगातार प्रचार कर रहे हैं, कुछ विवादों में भी हैं, लेकिन यहाँ का समीकरण क्या बनता दिखाई दे रहा है? कौन सा मुद्दा जो यहाँ पे हावी रहने वाला है? जी बिल्कुल राजेश, देखिए मैं आपको बता दूं कि रामपुर के उपचुनाव का प्रचार का शोर थम चुका है। इस वक्त 3,88,994 मतदाता मतदान करेंगे परसों 5 तारीख को। लेकिन जो मुद्दे हावी रहे हैं वो मुद्दे हमेशा से वही मुद्दे रहे हैं जो कि यहाँ खासतौर से मूलभूत समस्याएं हैं रोजगार की। कानपुर के बाद रामपुर का दूसरा नंबर आता था, लेकिन अब चूंकि ये रामपुर नहीं रहा बल्कि बेरोजगार रामपुर हो चुका है। जिस तरह से यहाँ रोजगार को खत्म किया गया था, जिस तरह से रोजगार को दोबारा से बसाया नहीं गया, और दो डबल इंजन की सरकार भी 8 साल से लगातार यहाँ कोई रोजगार पैदा नहीं कर सकी, कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकी, और उसी मुद्दे को लेकर दोनों जो दल हैं, जो राजनीतिक दल हैं दोनों, उनके मिनिस्टर से लेकर उनके मंत्री जितने भी आए, उन्होंने विकास की बात तो की, लेकिन ये नहीं बताया कि पिछली 5 साल की जो सरकार थी कि वो भी चली गई, और ये नई सरकार को भी 8 महीने होने जा रहे हैं, इसमें भी कोई विकास नहीं हुआ। तो खासतौर से बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, गरीबी बहुत बड़ा मुद्दा है, भूखमरी बहुत बड़ा मुद्दा है रामपुर का। यहाँ रामपुर के अंदर मैं आपको बता दूं राजेश, आपको हैरत होगी कि रामपुर में एक भी इंडस्ट्री नहीं है। ये वही रामपुर है जो रामपुर कानपुर के बाद, कानपुर नंबर 1 पे आता था उत्तर प्रदेश में और भारत में, हाँ। तो कानपुर के बाद रामपुर का नंबर आता था उद्योग में। यहाँ रजा टेक्सटाइल से लेकर गन्ना, जो गन्ने की मिल थी, बहुत बड़ी मिल है, और उसके अलावा बहुत उद्योग थे। लेकिन आज कंडीशन ये है कि ना तो रजा टेक्सटाइल की वो दीवारें बची हैं और ना ही वो मिल बचा जिससे किसानों का गन्ना जाता था, किसानों का पेट पलता था। जो मूलभूत समस्याएं हैं, हाँ। वो आज भी मुंह फैलाए खड़ी हैं, चाहे आजम खां हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। खास तौर से जो विकास की बात है, विकास की मैं बात करूं, रोजगार की मैं बात करूं, तो यहाँ वो गायब है। 45 साल में ना तो आजम खां दे पाए विकास और रोजगार, और ना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे पाई। ठीक है। सचिन भी है हमारे साथ खतौली से। सचिन, चूंकि ये किसान बेल्ट है, क्या यहाँ पे बीजेपी वापसी करती हुई दिखाई दे रही है, या फिर जयंत चौधरी जो है वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाएंगे? इस पे हम बाद में बात करें, लेकिन मुद्दा जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या हावी रहने वाला है? कौन सा मुद्दा प्रचार के दौरान सुनाई दिया जिसकी गूंज अब तक सुनाई दे रही है? देखिए राजेश, आपको बता दूं कि खतौली का इस बार चुनाव जो हुआ है, उपचुनाव हो रहा है, वहां पर पूरी तरह से कोई भी मुद्दा हावी होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव में सिर्फ दंगे की बात की,
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि विक्रम सैनी किस वजह से जेल में उन्हें सजा हुई, विक्रम सैनी को किस वजह से सदस्यता गंवानी पड़ी, तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दंगे की बात की, कि कहा कि किसी चोरी या लूट डकैती में विक्रम सैनी को सजा नहीं हुई। बेटी के सम्मान में और हिंदुत्व की वजह से विक्रम सैनी को सजा हुई, जिसकी वजह से ये उपचुनाव हो रहा है। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दंगे का जिक्र किया पूरे चुनाव में। ऐसे ही राष्ट्रीय लोकदल ने भी, क्योंकि आजाद समाज पार्टी का साथ भी मिल चुका है, तो आजाद समाज पार्टी और रालोद ने भी 2 अप्रैल के हुए दंगों का जिक्र किया। तो पूरी तरह से कोई भी मुद्दा सामने नहीं आया है। हाँ, क्योंकि किसान बेल्ट है तो गन्ने का भुगतान और गन्ने के दाम, ये 2 मुद्दे भी सामने आए हैं। तो इस तरह के गन्ने का भुगतान, क्योंकि कई मील है मुजफ्फरनगर में, तो गन्ने का भुगतान समय से हो, और क्योंकि अब तक मील चल चुके हैं, गन्ने का कोई रेट तय नहीं हो पाया है। तो ये मुद्दा भी इस चुनाव में हावी रहा है। ठीक है, हमारे साथ चूंकि मोहम्मद आमीन है जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आमीन साहब, आपने सुना जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो जमीनी हकीकत और मुद्दों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन इस उपचुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? चूंकि हमने देखा एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और तमाम दिग्गज जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। किस तरह के समीकरण आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये उपचुनाव क्या संदेश देंगे आने वाले चुनाव को लेकर? चाहे वो जातिवाद की बात करते रहे हो या जो भी करते रहे हो, उन्होंने कभी भी मुसलमानों को, जहाँ तक सवाल है, अब कहा कि हमारे साथ में है, लेकिन साथ में तो थे मुसलमान, लेकिन उन्होंने उनका कोई भला नहीं किया। चाहे वो चीफ मिनिस्टर रहे हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री रहे हो। मैं शुरू करता हूँ आपकी बात कि आप देखिए आजमगढ़ में क्या हुआ बाई इलेक्शन में, उसके बाद रामपुर में क्या हुआ बाई इलेक्शन में। लोग समझने लगे हर बात को, क्योंकि दूसरी जो पार्टी, मुझे लगता है बीजेपी हमेशा ये कह रही है, जब से आई है, कि हमें सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए। तो और जो भी सुविधाएं पहुंचाई जा रही है वो सभी के लिए है, गांव में हर एक को मिल रही है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, उनकी गैस की सब्सिडी हो, या उन वृद्धा लोगों को पेंशन देने की बात हो। एक के लिए नहीं हो रहा है, सभी के लिए हो रहा है। इस पूरे गाँव का विकास हो रहा है, पूरे क्षेत्र का विकास हो रहा है। जहाँ तक सवाल है उन पार्टियों का, जो पार्टियां पहले से राज कर रही थी, उन्होंने हमेशा इन लोगों का शोषण किया और उनको दिया नहीं कुछ, जो अब जातियों को सीधा सीधा समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं, आपको आप देख लीजिए, सवाल मैनपुरी का है। मैनपुरी में ये क्या हुआ? मैनपुरी में जहाँ तक मुलायम सिंह जी का सवाल है, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी वहाँ के नेता थे और केंद्रीय मंत्री भी रहे, सेंटर में, स्टेट में भी चीफ मिनिस्टर रहे, और ये अखिलेश यादव भी चीफ मिनिस्टर है। इन्होंने वहाँ पर दिया क्या? अभी बात आ रही थी कि वहाँ पर जातिवाद के अलावा देख लीजिए कि इनको रोजगार खतौली में लोग सत्ता के गलियारे पास में थे और सत्ता के शासन के साथ रहे लोग, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला है। अब उनको समझ में आने लगा है कि हमें किसके साथ जाना है, क्या करना है। अभी देखिए, दूसरी बात यह है, इनकी जो राइवल है बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी, उन्होंने भी इनको सूफा साफ कर दिया वहाँ पर अपना कैंडिडेट खड़ा करके, चाहे वो आजमगढ़ रहा हो, चाहे वो रामपुर रहा हो। अब आप देखिएगा स्थिति यही होगी, क्योंकि वो चाहती है कि प्रदेश में उनका अस्तित्व दिखाई दे और ये समाजवादी का अस्तित्व साफ हो जाए। अगर कुछ मुसलमान जाएंगे भी तो बीच में तो जितने परसेंट जाएंगे, लेकिन जो समाजवादी को मिलने वाले थे वो वोट जो है बहुजन समाज से जाएंगे। तो बहुजन समाज के जो हरिजन लोग हैं और साथ में ये मुसलमान है, दोनों मिलकर चले जाएंगे, तो क्या होगा कि इनको मेजॉरिटी मिलने वाली नहीं है। और ये बहुत टफ इलेक्शन है, देखने में लग रहा है आपको, लेकिन बहुत ही मैनपुरी का भी टफ इलेक्शन है। और वेस्टर्न यूपी में जो आप खतौली और रामपुर की बात कर रहे हैं, इनकी भी असेंबली सीट पर भी बहुत इनको मुश्किल आने वाली है। ये आसान खेल नहीं है, क्योंकि इन सरकारों ने, जो पुरानी सरकारें थी, वो केंद्रीय भी मंत्री रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन उन्होंने कभी क्षेत्र का उस तरीके से बड़ा नहीं किया जिस तरह से आज हो रहा है। आज जो है एक स्पेसिफिक कंस्टिट्यूंसी को नहीं, एक क्षेत्र के लोगों को नहीं, एक जात के लोगों को नहीं, बल्कि हर जात के विकास की बात हो रही है। तो ये बिल्कुल क्लियर कट है और ये जनता समझ रही है अच्छी तरीके से, क्योंकि इनके अधिकारी भी जो थे उस टाइम वो सिर्फ अपने अधिकारियों को, एक जात के अधिकारी होते थे, उनको ही हर पोस्ट दी जाती थी, चाहे वहाँ पे डीएम लगाया जाता हो, चाहे एसपी लगाया जाता हो। इवन एक छोटा थानेदार होता है, वहाँ भी लोग कमाई करते हैं, उस पर भी, और इंजीनियर्स में भी। ये देखा गया क्लियर कट। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता ने देखा है, समझा है, सोचा है
तो अब जनता को अपना बदला लेने की बात आ गई सामने, और जनता इनको बदला देगी और बताएगी कि तुमने हमारे साथ क्या किया और अब क्या हो रहा है। तो इसलिए ये कहना किसी को बदनाम करना कि बीजेपी पार्टी इस तरह की, मैं नहीं समझता हूँ। हर पार्टी को देखिए, अब जनता बहुत समझदार हो चुकी है, जनता चाहती है कि हमें किसने क्या किया उसमें दिखता है, और जो दिखता है वही दिखता है। तो उस जब दिखता है तो उसी को जनता में एक सेंसेशन होता है और चर्चाएं होती है गांव में, देहात में। आज के छोटे छोटे आदमी के पास हर चीज मौजूद है, टीवी है, मोबाइल है, और मोबाइल में भी टीवी है, हर वक्त न्यूज देखते हैं लोग। ठीक है जी। फहीम, रामपुर की अगर बात करें तो चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, क्या जातीय समीकरण यहाँ पे हावी है, या फिर लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं? क्या मुद्दे यहाँ पे हावी दिखाई दे रहे हैं जातीय समीकरण पे? जी देखिए राजेश, मैं आपको बता दूं, मैं आपकी दोनों बातों का जवाब देता हूं। एक तो जातीय समीकरण और दूसरे मुद्दे। मैं अगर मुद्दों की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही जिक्र किया था कि रामपुर का नाम कानपुर के बाद दूसरे नंबर पे उद्योग में आता था। यहाँ के उद्योगों को बर्बाद कर दिया गया और धर्म के नाम पर बांटने के बाद यहाँ के वोट ले लिए गए, और यहाँ आजम खान ने 45 साल राज किया, और 45 साल में 10 बार वो विधायक रहे, 4 बार वो सरकार में भी रहे। लेकिन उद्योग के नाम पर, विकास के नाम पर रामपुर जीरो रहा। यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, और बेरोजगारी का आलम यह है कि रामपुर का शख्स आपको पूरी दुनिया में मजदूरी करते मिल जाएगा। तो यह है एक नजीर छोटी सी। और अगर मैं बड़ी बात बता दूं तो धर्म के नाम पर यहाँ बहुत बंदरबाट हुआ है। धर्म के नाम पे मैं बता दूं आपको राजेश के 60 और 40 का रेशियो है। यहाँ 60% मुस्लिम है 37 विधानसभा रामपुर में, तो 40% हिंदू है। तो 60 और 40 के रेशियो के हिसाब से अगर देखें तो मुद्दा ये भी है, क्योंकि मुद्दा खाली बेरोजगारी के साथ साथ इसमें जो चढ़ावा दिया जाता है, जो चाशनी लगाई जाती है, जिसे चाशनी कहा जाता है हमारी जुबान में, मीठा लगाना, वो जो लगाया गया है वो 60% में 30 उधर 40%, इधर 60%। तो ये जो मुकाबला चलता रहा, हमेशा इस मुकाबले में जीत भड़काऊ भाषण की, भड़काऊ भाईजान की, विवादित बयानों के बादशाह आजम खान की हमेशा से जीत दर्ज होती गई। अब आ जाइए दूसरे मुद्दे पर, मैं बात कर लेता हूँ आपसे धर्म की। तो धर्म के नाम पर यहाँ बहुत कुछ खेल हुए और खेल होते रहे, लेकिन उस धर्म के नाम पर रामपुर के अंदर कभी दंगा नहीं हुआ, रामपुर में कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी यहाँ जो गंगा जमनी तहजीब है, बहन हिंदू बहन मुस्लिम भाई के राखी बांधती है। यहाँ नवाब परिवार से नूर बानो है, वो चौधरी परिवार से जाके राखी बंधवा के आती हैं। तो सिवई खाने के लिए मुस्लिम बहनें भी पहुंचती हैं, तो राखी बंधवाने भी, एक दूसरे के त्योहारों में दोनों का आना जाना रहता है। तो ये जो गंगा जमनी तहजीब है, ये अभी तक रामपुर की मरी नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, रामपुर के अंदर जितने नेता आते हैं, या जो यहाँ के मौजूदा नेता हैं, वो सिर्फ धर्म के नाम पर और डराने के नाम पर लोगों से वोट लेते रहे। अभी तक विकास की बात कोई पूछता नहीं। किसी ने अभी तक ये नहीं पूछा कि 8 साल से केंद्र की सरकार ने यहाँ कोई भी रोजगार मुहैया क्यों नहीं कराया। किसी ने ये नहीं पूछा कि आजम खान 45 साल से यहाँ राज कर रहे हैं और उनसे बड़ी ताकत का नेता किसी सरकार में नहीं रहा। आखिर क्या वजह है कि रामपुर बेरोजगार, यानी इस तरह के जो मुद्दे हैं, वो भी इस चुनाव में जो है वो हावी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं। सचिन, अगर खतौली की बात करें तो यहाँ पे चूंकि किसान जो है, किसान बेल्ट है, लेकिन क्या यहाँ के अगर जातीय समीकरण की बात करें तो वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? मतदाताओं के जहन में कौन से मुद्दे जिस पे मतदान करने की तैयारी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा होता है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था यूपी की दुरुस्त है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को सबसे ज्यादा उठाया है कि कानून व्यवस्था हमने ठीक की है, और कानून व्यवस्था पर ही हम वोट सरकार में है, और कानून व्यवस्था पर ही वोट मांग रहे हैं। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो दोनों जो राजनीतिक दल है तो अपनी पूरी ताकत झोंक दी है दोनों पार्टियों ने। एक एक गांव में जिस जाति के लोग रहते हैं, वहां पर एक मंत्रियों की फौज बैठा दी गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो वहीं पर दूसरे दल की तरफ से भी वही हथकंडा आजमाया गया, और पूरी तरह से जातीय समीकरणों को अपने अपने कब्जे में करने का प्रयास किया गया है। मुद्दे की अगर बात करें तो मुद्दे और भी मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों किसी ने बात नहीं की। ना तो जनता ने इनकी डिमांड की है, और ना ही किसी तरह से
किसी नेता ने बात की है। सिर्फ और सिर्फ दंगे और इस तरह की बातों पर पूरा चुनाव, पूरा प्रचार प्रसार रहा और किसी ने भी इन ठीक। मुद्दों को चुनाव में नहीं लाए हैं सामने। ठीक है। आमीन साहब, देखिए, अगर मैनपुरी की बात करें, चूंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, क्या मैनपुरी के अगर उपचुनाव को देखें तो ये बचाने और हथियाने का चुनाव है? चूंकि समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि अपनी इस परंपरागत सीट को कैसे बचाया जाए और बीजेपी की कोशिश हो कि कैसे इसे हथियाया जाए। है कि मैं पहले ही कह रहा था कि स्वर्गीय मुलायम सिंह जी तो वहाँ की जनता मानती थी, वहाँ पे नीचे लेवल पे उन्होंने काम किया और नीचे से लेकर उनके ऊपर बने मुख्यमंत्री। यहाँ तक सवाल है कि सीट को अगर यही शिवपाल जी को दे दिया जाता तो शिवपाल जी उनके सगे भाई थे, उसका एक फर्क पड़ता। वो वहाँ बहुत अच्छा कमांड भी है उनका। देखिए लास्ट में जाके अखिलेश ने उन्हीं के पैर छुए और छूटे उनको कहा कि भाई अब हमारी इज्जत बचाइए, आपकी बहू वहाँ लड़ रही है। तो सवाल इस बात का है, वो जानते हैं कि हमें किस तरह करना है और कोशिश की है कि हम अपनी सीट को बचा लें, लेकिन जनता बिल्कुल समझ रही है क्लियर कट कि इनको हमें देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। केंद्र में देखिए सरकार बीजेपी की है, स्टेट में सरकार बीजेपी की है, तो जो भी अगर देगा तो सरकार देती है और इनके हाथ में तो कुछ देने को है नहीं जो ये किसी चीज को कुछ दे पाएंगे, किसी का भला भी कर पाएंगे। जहाँ तक सवाल है एमपी की जो फंड होता है, अगर ये जीतती भी है तो किसको देंगी? सिर्फ यादवों को देंगी, न कुशवाहा को देंगी, न मुसलमानों को देंगी, न हरिजनों को देंगी। मैंने पहले ही कहा इस बात को कि बहुजन समाज पार्टी अंदर से या बाहर से जैसे भी चाहेगी इनको पिछाड़ने के चक्कर में लगी हुई है, क्योंकि स्टेट में उसका प्रतिनिधित्व था, वो मुख्यमंत्री रही 2-2, 3-3 बार, और वो चाहेंगी कि अखिलेश अगर पीछे जाते हैं तभी उनका वर्चस्व रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। तो जो मुसलमान लोग इनके पास जा रहे थे उसमें से मुसलमान इनके तो है ही है, बहुजन समाज के, इनके भी मुसलमान काट लेंगे। क्योंकि अभी क्या हो गया है कि अभी देखने को मिल रहा है कि मुसलमान जो है 2% से लेके और 20% तक जो है जा रहा है किसमें? बीजेपी में। और क्लियर कट है। तो आप देखिए ठाकुर तो जाएगा ही, बंटवारा होगा। यहाँ तक सवाल है कुशवाहा का, कुशवाहा और यादव मोस्ट प्रोबेबली बराबर बराबर पे हैं। तो देखेंगे आपके रिजल्ट क्या होने वाला है। इसमें कोशिश पूरी होगी, बीजेपी भी हराने में लगी हुई है क्योंकि मेन पार्टी है, इसके साथ में सपोर्ट करेगी बहुजन समाज पार्टी, और मुसलमान भी चला जाएगा बीजेपी के साथ में, जिससे परसेंट जाना है। तो ये बहुत कांटे का टक्कर है। मैं नहीं समझता हूँ, आप रिजल्ट आ जाएंगे 8 दिसंबर को और मैं बैठूंगा चैनल पे और फिर मैं बताऊंगा कि इनका हाल क्या हुआ। आज जो मेरा एनालिसिस है वो इसी तरीके, जैसे इन्होंने खतौली में गुजर लड़ा दिया, ठीक है ना, और वहाँ पे गुजर का कोई फायदा नहीं है, जाट इमीडिएटली शिफ्ट हो जाएगा। इसमें जाएगा जाट चला जाएगा बीजेपी के ऊपर, और जहाँ तक मुसलमान है वही वहाँ पर भी समीकरण होने वाला है। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ, जब इन्होंने वहाँ मदर मैया को लड़ाया है तो कोई और नहीं था, मुसलमान भी हो सकता था, जाट भी हो सकता था, लेकिन नहीं, इसको ले जाके लोनी से ले जाके वहां लड़ा दिया, अपनी बाइक को लाके यहाँ लड़ा दिया। हर चीज अपने ही लोगों को दे रहे हैं। वहां भी आजम खान का अस्तित्व खत्म हो चुका है। आजम खान ने अपने आदमी को लड़ाया वहां पे। जनता में और भी लोग होते हैं, पार्टी में और लोग भी होते हैं। ठीक है सर, पॉलिसी समझ में नहीं आती है। फहीम नहीं है ना देश के लिए, प्रदेश के लिए। ठीक है फहीम, अपने के लिए करते हैं। फहीम, एक बहुत वक्त कम है, बहुत छोटा सा मैं जवाब चाहूंगा। जब लोकसभा उपचुनाव हुआ था तो रामपुर में चूंकि अखिलेश जो आजम खान है वो जेल में थे उस वक्त, लेकिन अब वो बाहर है, उनके प्रचार का असर जो है वो यहाँ पे कैसा देखा जा रहा है? बहुत शॉर्ट में देखिए, उन्होंने बहुत ज्यादतियां की है वहाँ पे लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ भी, और उनको जो मुकदमा किया है। आमीन साहब, फहीम से है मेरा ये सवाल। फहीम, बहुत शॉर्ट में। आजम खान का जो स्पीच का तरीका है और जो प्रचार का तरीका है वो जुदा है। जब आजम खान जेल के अंदर थे तो उनकी भावनात्मक चिट्ठियां आती थी, लेकिन आज वो जेल के बाहर है तो रूबरू सामने होकर वो स्टेज पर, मंच पर खड़े होकर आंखों से आंसू बहा रहे हैं और लोगों को गैरत याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तुमने गलती कर दी, तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो प्रचार का सामने से तरीके में और जेल के तरीके में बड़ा अंतर है और यही वजह है कि लोकसभा के उपचुनाव के चुनाव को इस चुनाव से देखना थोड़ा सा जल्दबाजी हो। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया फहीम, आपका भी, सचिन आपका भी, और आमीन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमने आपको बताया कि इस चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिस पे मतदान होगा, और मतदान का दिन करीब है, उसको लेकर चूंकि 5 तारीख को मतदान होगा, 8 को नतीजे आएंगे, तस्वीर उस दिन साफ हो जाएगी, जनता किसके साथ गई, किसके खिलाफ गई।